मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। सीबी एजुकेशन विथ मोटिवेशन में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे अक्टूबर माह 2022 की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की जो आगामी होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम आज हम नोबेल पुरस्कार 2022 के संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उन पर बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला है शांति, दूसरा है साहित्य, तीसरा है चिकित्सा, चौथा है रसायन विज्ञान, पांचवा है भौतिक विज्ञान, छठा है अर्थशास्त्र। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र क्षेत्र का पुरस्कार मूलतः नोबेल पुरस्कार में शामिल नहीं था। इसकी स्थापना 1968 में की गई, जबकि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसे नोबेल तुल्य पुरस्कार ही माना जाता है, जो एल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्थापित अर्थशास्त्र क्षेत्र का स्वेरिक्स स्विस बैंक पुरस्कार है। इसका नाम फिर से सुन लीजिए। जो नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है उसका नाम स्वेरिक्स स्विस बैंक पुरस्कार है। अगली बात हमें यह ध्यान रखना है कि जो भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उसे किसे दिया जाएगा, इसका चयन अलग अलग संस्था द्वारा किया जाता है। आइए हम उन संस्थाओं का नाम जानते हैं जो संस्थाएं जिन जिन नोबेल पुरस्कारों का चयन करती है। हम आपको बता दें, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र क्षेत्र के पुरस्कार का चयन स्टॉकहोम स्थित रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा किया जाता है, जबकि साहित्य क्षेत्र के पुरस्कार का चयन नोबेल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा किया जाता है। और वहीं चिकित्सा क्षेत्र के पुरस्कार का चयन कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली द्वारा किया जाता है। और शांति क्षेत्र के पुरस्कार का चयन ओस्लो स्थित नॉर्वे की नोबेल कमेटी द्वारा किया जाता है। आइए हम सभी क्षेत्रों के पुरस्कारों को एक एक करके देख लेते हैं। हमें नोबेल पुरस्कार के संबंध में बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं, लेकिन हमें दो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। पहला है कि यह पुरस्कार किसको दिया गया, दूसरा यह पुरस्कार किस लिए दिया गया। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में यह पुरस्कार स्वेते पाबो को दिया गया है, जो कि स्वीडन के रहने वाले हैं। इन्हें यह पुरस्कार विलुप्त मानव प्रजाति व मानव उत्पत्ति से संबंधित जीनोम के लिए दिया गया है। पाबो ने साइबेरिया में मिले 40,000 वर्ष पुराने उंगली की हड्डी के टुकड़ों पर शोध किया है। ये निएंडरथल जीनोम की सीक्वेंसिंग पर काम किए हैं। दूसरा है भौतिकी क्षेत्र का पुरस्कार। यह पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। पहले हैं एलेन आस्पेक्ट, जो कि फ्रांस के हैं। दूसरे हैं जॉन एफ क्लासर, जो कि अमेरिका के हैं। तीसरे हैं एटोन जिलिंगर, जो कि ऑस्ट्रिया के हैं। 3 लोगों को यह पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। तीनों लोगों को जो भी पुरस्कार की राशि है समान रूप से बांट दी जाएगी। भौतिकी क्षेत्र का पुरस्कार जिस क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया है वह है क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में शोध के लिए। तीसरे पुरस्कार की हम बात करते हैं, जो कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यह भी पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। कैरोलिन बर्टोजी, जो कि अमेरिका के हैं। मार्टिन मेल्डाल, जो कि डेनमार्क के हैं। और तीसरे हैं के बैरी शार्पलेस, जो कि अमेरिका के हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि के बैरी शार्पलेस, जो कि अमेरिका के हैं, इन्हें यह पुरस्कार दूसरी बार दिया गया है। यह पुरस्कार तीनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। पुरस्कार राशि तीनों में समान रूप से विभाजित कर दी जाएगी। रसायन विज्ञान का जो पुरस्कार दिया गया है क्लिक केमिस्ट्री तथा बायो आर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अगला पुरस्कार है साहित्य क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। यह पुरस्कार फ्रांसीसी लेखिका एनी एर्नास्क को दिया गया है। एनी एर्नास्क साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाली यह 17वीं महिला हैं। इनकी 2 महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसको हमें ध्यान में रखना है, क्लीड आउट और द ईयर्स। क्लीड आउट 1990 में प्रकाशित हुई थी और द ईयर्स 2008 में प्रकाशित हुई थी।
एनी एर्नास को यह पुरस्कार उनके साहस और पूरी तटस्थता से भावों में बहे बिना अपनी यादों के जरिए अपने निजी अतीत में झांककर अपनी मलिनता और मजबूरियों के खुलासे के लिए दिया गया है। अगला है शांति के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार। यह पुरस्कार भी 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। पुरस्कार राशि समान भागों में बांट दी जाएगी। इसमें एक व्यक्ति है और 2 संस्थाएं हैं। पहला मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की को दिया गया है, जो कि बेलारूस के हैं। ये जेल में अभी बंद हैं। जो 2 संस्थाएं हैं उनका नाम इस प्रकार है। रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल, यूक्रेन के लोकतंत्रवादी संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार मानवाधिकार, लोकतंत्र और पड़ोसी देशों बेलारूस, यूक्रेन व रूस में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के पैरोकारों को सम्मानित करने के लिए दिया गया है। अगला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार। यह भी 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। पुरस्कार राशि तीनों लोगों में समान रूप से बांट दी जाएगी। पहले हैं बेन एस बर्नाग, दूसरे हैं डगलस डब्ल्यू डायमंड, तीसरे हैं फिलिप एच डिबविंग। तीनों अमेरिका के हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार बैंकों एवं वित्तीय संकटों के क्षेत्र में शोध के लिए दिया गया है। हम फिर से याद दिला देते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी, जबकि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। अब हम अगली टॉपिक पर आते हैं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक यूके के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऋषि सुनक लिज ट्रस का स्थान लेंगे। ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित हैं। ऋषि सुनक ने कहा कि ब्रिटेन एक महान देश है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम एक गंभीर आर्थिक चुनौती का सामना कर रहे हैं। हमें अब एक स्थिरता और एकता की आवश्यकता है। मैं अपनी पार्टी तथा देश को एकजुट रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता दूंगा। ऋषि सुनक की पत्नी अक्षता मूर्ति इंफोसिस के सह संस्थापक नारायण मूर्ति की पुत्री हैं। ऋषि सुनक के दादा दादी भारतीय थे जो पंजाब से थे, कीनिया जाकर बस गए थे। ऋषि सुनक के पिता यशबीर 1960 में ब्रिटेन जाकर बस गए थे। अब हम आते हैं अगली घटना पर। उल्फ क्रिस्टर्सन स्वीडन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, जो कि मॉडरेट पार्टी से संबंधित हैं। उल्फ क्रिस्टर्सन निवर्तमान प्रधानमंत्री मेगदालेना एंडरसन का स्थान लेंगे, जो कि स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। एक टीडो समझौता हुआ है, जिसके तहत उल्फ क्रिस्टर्सन स्वीडन के प्रधानमंत्री बने हैं। अगली टॉपिक है 45 वर्षीय जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट टॉपिक है शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार मार्च 2023 में चीन के राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। अगला है लुइज इनासियो लूला द सिल्वा ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। इन्हें भ्रष्टाचार के मामले में कारावास की सज़ा मिली थी और हाल ही में ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें सभी आरोपों से मुक्त कर दिया है। जेनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने श्रीलंका में सुलह, जवाबदेही व मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रस्ताव को अपने 91वें सत्र में 6 अक्टूबर 2022 को स्वीकार किया है। इस प्रस्ताव के विरुद्ध चीन व पाकिस्तान सहित 7 देशों ने मतदान देकर श्रीलंका का पक्ष लिया है। साथ ही भारत सहित 20 देश मतदान में अनुपस्थिति दर्ज कराई है। अगला है चीन के शिनजियांग क्षेत्र में उइगर मुस्लिमों को शिविरों में हिरासत में रखने के मुद्दे पर उनके विरुद्ध अमेरिका, कनाडा व ब्रिटेन आदि देशों द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर भारत व यूक्रेन सहित 11 देशों ने मतदान में अनुपस्थिति दर्ज कर प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। भारत द्वारा चीन की यह अप्रत्यक्ष मदद है। अगली घटना है यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को, पहला लुहांस्क, दूसरा दोनेत्स्क, तीसरा खेरसान, चौथा जपोरिजिया
को रूस ने अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने इस अधिग्रहण को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताया है। यूक्रेन द्वारा नाटो की सदस्यता हेतु आवेदन भी कर दिया गया है। कई देश और हैं जो नाटो का सदस्य बनने की प्रक्रिया में हैं। वह देश हैं फिनलैंड, स्वीडन, बोस्निया हर्जेगोविना। साथ ही हम बता देते हैं कि नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। वर्तमान में इसके 12 सदस्य हैं। नाटो में कोई देश तभी शामिल हो सकता है जब सभी सदस्य देश इसके पक्ष में हों। अगली घटना पर हम आते हैं जो कि हरियाणा से संबंधित है और एक औषधि कंपनी से संबंधित है जिसका नाम है मेड इन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री। यह हरियाणा की कंपनी है। खांसी का सिरप बनाती है। यह सिरप गाम्बिया गया हुआ था, जिस सिरप को पीने से 66 बच्चों की मौत हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसी आशंका व्यक्त की है कि हरियाणा में बने सिरप को पीने से ही 66 बच्चों की मौत हुई है। इस मौत से या इस इंडस्ट्री के कारनामे से भारत के औषधि उद्योग पर धब्बा लगा है। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस सिरप की बिक्री पर भारत में रोक है, परंतु गाम्बिया के अनुरोध पर वहां दवा भेजी गई थी। अगली घटना पर हम आते हैं। पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कारबल FATF द्वारा ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है। FATF ने पेरिस में संपन्न बैठक में ऐसा निर्णय लिया है। पाकिस्तान द्वारा आतंकी संगठन को दिए जा रहे सरकारी प्रश्रय उनके वित्तीय लेन देनों एवं मनी लॉन्ड्रिंग में विफलता के चलते 2018 में ग्रे सूची में डाला गया था। अब पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण लेने में आसानी होगी। FATF G7 देशों की पहल पर 1989 में गठित हुआ था। वर्तमान में भारत सहित 37 देश इसके सदस्य हैं। अगली घटना पर हम आते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 121 देशों में भारत का 107वां स्थान है। भारत की रैंकिंग में गिरावट हुई है। पिछले वर्ष 128 देशों में भारत का 101वां स्थान था। अफगानिस्तान को छोड़कर सभी पड़ोसी देश भारत से बेहतर स्थिति में हैं। इस इंडेक्स में सबसे नीचा स्थान यमन का है जो कि 121वां है। भारत के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स का मान 20 से 34.9 के बीच आकलित किया गया है, जिससे भारत को भूख की सीरियस स्थिति वाले देशों में माना गया है। आज के लिए बस इतना ही। यदि यह वीडियो और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल CB एजुकेशन विथ मोटिवेशन पर जाकर उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लें। यदि वह सब वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करें। नमस्कार।